हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज कुमार द्वारा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश एवं प्रकाश के परावर्तन। तो यदि आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलते ही हम देखते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करके वस्तुओं को दिखाता है, उसे प्रकाश कहते हैं। बस समझना यही है, प्रकाश के वजह से ही हम दुनिया की सारी चीज़ें देख सकते हैं, अन्यथा हम नहीं देख पाते। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करके वस्तुओं को दिखाता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। बस इतना ही परिभाषा। अब आगे चलते हैं, प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश के अनेक गुण हैं। जैसे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। आप लोगों को नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा जब याद ही नहीं रहेगा, तो इसलिए याद करने का मैं सटीक तरीका बता रहा हूँ, यहीं पर याद करना है, कुछ भी नहीं करना है। प्रकाश के परिभाषा में सिर्फ बताएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है और वस्तुओं को दिखाती है, उसे ही प्रकाश कहते हैं। ख़त्म। अब चलते हैं प्रकाश के गुण पर। प्रकाश के गुण पर जैसे ही चलेंगे तो इसमें सबसे पहले बताएंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश से कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। इसका पहला गुण यही हो गया। पहला गुण के बाद दूसरा नंबर में जब गुण बताएंगे तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये हो गया। उसके बाद प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। फिर आगे बताएंगे यदि तीसरा नंबर, तो प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और निर्वात में इसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात 3 लाख मीटर पर सेकेंड। इतना इसका होता है चाल। अब आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया। 3 गो ये नियम हो गया कि सीधी रेखा में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश निर्वात में चलता है जिसका चाल इतना होता है। चौथे नंबर पर आप लोग बताएंगे कि प्रकाश के और गुण क्या है। तो प्रकाश तरंगों की भांति भी व्यवहार करता है। प्रकाश तरंगों की भांति भी व्यवहार करता है। प्रकाश तरंगों की भांति भी व्यवहार करता है। उसके बाद 5 नंबर पर चलेंगे तो प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करने के बाद भी प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन होता है। आगे देखेंगे कि परावर्तन क्या है, सब यहीं पर याद करना है। प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ये सारी चीज़ें प्रकाश में होता है। हम लोग प्रकाश के गुण को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है जिसका चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यह तरंगों की भांति व्यवहार करता है और प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और विवर्तन होता है। तो बिल्कुल आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सीधे यहीं पर याद हो जाएगा। दोनों ये हेडिंग याद हो जाना चाहिए, प्रकाश और प्रकाश के गुण। अब आगे चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन से मतलब है कि किसी भी हम चिकने तल को लेते हैं, परावर्तन के लिए चिकना तल बहुत ज़रूरी है। यदि चिकना तल नहीं रहेगा तो परावर्तन नहीं होगा, इसलिए हम किसी चिकने तल को ले लिए। अब किसी चिकने तल पर यदि प्रकाश की किरणें आती है तो वह टकरा कर यदि लौट जाए, टकरा के क्या हो जाए? लौट जाए। जैसे ही टकरा के लौट जाएगी उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ख़त्म। इसमें कुछ भी नहीं समझना है। बताएंगे कि किसी प्रकाश की किरण, प्रकाश स्रोत से जब कोई प्रकाश आता है तो किसी चिकने तल से टकरा कर वापस अपने ही मार्ग में लौट जाता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश किसी भी चिकने तल पर आएगा, टकरा जाएगा तो प्रकाश हो गया, टकरा के वापस चल गया तो प्रकाश हो गया। अब इसमें 2-4 और बातें हैं, जैसे कि जो प्रकाश की किरण आती है इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण, और जो जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो इसमें बताना कुछ भी नहीं, बताएंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकरा के वापस चल जाती है तो टकरा गई तो हो गया परावर्तन, और जब पुनः जो आई किरण उसको आपतित और जो गई उसको परावर्तित। अब इसी के बीच में एक हम डाल देते हैं, ये एक अपने मन से एक रेखा खींच देते हैं अपने मन से। इसका नाम दिया गया है अभिलंब। अभिलंब इसलिए क्योंकि इस पर ये लंब है, 90 अंश बना रहा है। तो अब इसी में आता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है और इसी कोण को कहा जाता है आपतन कोण। इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसको आर से। तो ये भी आप लोग समझ गए कि परावर्तन कोण माने जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, तो नियम को हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम में ये है कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक नियम है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई और ये हो गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही पहला नियम है। यह बोर्ड पेपर में इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसी को कहते हैं परावर्तन के पहला नियम। दूसरा नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम कहता है, पहला दूसरा इसमें इधर से उधर थोड़ा कर सकता है, जैसे इसको भी पहला दे सकता है कि आपतित किरण सदैव आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे इसमें देखिए, ये जो कोण है यहाँ पर, ये कोण है आई अर्थात आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण यही हुई आने वाली किरण, और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको आपतन कोण, और जो गया उसको कहेंगे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, अर्थात लिखेंगे कि कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर। तो इसमें बताना क्या है परावर्तन के नियम में, कि पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उन दोनों के बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम बताएंगे कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे कि दर्पण क्या है। दर्पण से पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब देखते हैं कि क्या है। तो प्रतिबिंब समझने के लिए हम देखेंगे कि प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहा जाता है इमेज। इमेज का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण बार बार अलग अलग किरणें आती है और वे जिस बिंदु पर मिलेगी, जिस बिंदु पर मिलेगी वो या मिलती हुई प्रतीत होती है या फिर वहाँ से फैलती हुई प्रतीत हो, वहीं पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि किसी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, अब यहाँ से जो भी ये प्रकाश जा रहा है ये सब जा कर के एक बिंदु पर मिल गया। अब यही जहाँ पर मिला वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसको ये भी बता सकते हैं कि प्रकाश की किरण आती है तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। ठीक। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहा जाता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब होता है और इसमें यह होता है कि जिस बिंदु पर प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है वहाँ से फैलती हुई प्रतीत होगी, यानी कि मिलेगी नहीं, वहाँ से फैलेगी, इधर फैले या फिर इस तरह से फैले, तो फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसको कहा जाता है, वहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी बनेगा। और क्लियर होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसको कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में होता है कि जिस बिंदु पर प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें आकर मिलती है, जैसे कि मान लीजिए कि इस बिंदु पर मिली तो ये जहाँ पर मिली इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें दो और कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, यानी कि ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब, जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे कि दर्पण क्या है। दर्पण के बारे में अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि बार बार आ रहा है चीज़ कि दर्पण में यही प्रतिबिंब बनता है, तो हम देखेंगे कि दर्पण क्या है। दर्पण के बारे में देखिए, दर्पण का पहले परिभाषा देखते हैं कि आखिर में दर्पण का होता क्या है। तो ऐसा चिकना तल जिसके एक भाग पर कलई कर दिया गया हो, जिससे दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सके, तो ऐसी वस्तुओं को ही दर्पण कहा जाता है। क्या बताएंगे कि ऐसी वस्तु, जो कोई भी वस्तु हो जिसके एक भाग पर कलई कर दिया जाए और दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का बनाया जाए तो यहाँ पर कलई कर दिया गया, तब यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो, तो वैसे दर्पण को, वैसे वस्तु को ही दर्पण कहा जाता है। दर्पण का मतलब यही है कि कोई भी एक वस्तु, चिकनी वस्तु जिसके एक भाग पर कलई कर दिया जाए, जिससे दूसरे स्थान से उसका प्रकाश का परावर्तन होने लगे, उसी को क्या कहेंगे, दर्पण। अब देखते हैं कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या होते हैं, क्योंकि दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का परिभाषा हम जानेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो, जैसे में ये था, इसका परावर्तक तल क्या है, समतल है, इसलिए इसको कहेंगे समतल दर्पण।
गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो। जैसे मान लीजिए कि ये एक मैं बनाया, तो ये गोल है ना, तो इसलिए कौन सा दर्पण होगा, गोलीय दर्पण। इस तरह से बना दिया जाए। अब इसको मैं क्या किया कि मैं अंदर से कलई कर दिया, तो यहाँ से बाहर से प्रकाश का परावर्तन होगा, क्योंकि यह खोखला है, इसलिए इसको कहेंगे क्या, गोलीय दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, गोलीय हो, उसको गोलीय दर्पण। सब आसान भाषा में आप लोगों को याद करना है, लिखने की कोशिश नहीं करनी है, अभी याद हो जाएगा, देखते ही सुनते ही याद हो जाएगा। आप देखते हैं कि गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कहा जाता है कनकेव, कनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स। याद करने का तरीका यह है कि केव मतलब होता है गुफा, और अवतल दर्पण जो होता है वो गुफा की तरह ही होता है, इस तरह। इसलिए कि इसके अवतल दर्पण किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए समझ में आ जाएगा। परिभाषा का मतलब इसमें यही है कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो, उभरे हुए भाग पर कलई किया गया है, और धंसे हुए भाग से, यह है मुख्य अक्ष, और धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो, धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो, तो ऐसे दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण क्या होता है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ हो, यहाँ से होगा प्रकाश का परावर्तन। ये मान लीजिए कि मुख्य अक्ष हो गया, और ये अंदर वाला भाग कलई किया गया हो। तो कुछ भी याद नहीं करना है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ हो। उत्तल माने उठल, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कन्वेक्स, केव कैसा होता है, गुफा, गुफा गहरा होता है, यानी कि खाली होता है। तो जैसे में देखिए अवतल दर्पण, इधर से ये क्या है, खाली है, यानी कि गुफा जैसा है। तो कनकेव का मतलब अवतल, और जो बचा उत्तल, तो इसलिए कन्वेक्स मतलब उत्तल। दोनों का परिभाषा क्लियर हो ही गया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ हो, यानी कि इधर से कलई कर दिया गया है। अवतल दर्पण में इधर से कलई कर दिया गया है, और यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो ये हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है, उसको देखते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। सबसे पहला परिभाषा इसमें आता है कि ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया गया है। तो अब ध्रुव का मतलब होता है कि दर्पण का मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के जिस बिंदु से जाता है, या ऐसा बिंदु जो दर्पण को दो भागों में बांट देता है, उसे ही दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यानी कि ऐसा वह बिंदु जो जिससे मुख्य अक्ष होकर जाता है, उसे ही दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये जो दर्पण है ये किसी गोलीय दर्पण का भाग है, यानी कि किसी के कोई गोल दर्पण था, उसी को आधा में से काट लिया गया, इसलिए बन गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण भी बन जाएगा, उत्तल दर्पण भी बन जाएगा, जैसा आप बनाएंगे, क्योंकि बाहरी भाग पर यदि कलई करेंगे उठे हुए भाग पर, तो धंसे हुए भाग परावर्तक हो जाएगा, जैसे ही धंसे हुए भाग परावर्तक हुआ तो अवतल हो जाएगा। और उत्तल में क्या होता है कि धंसे हुए भाग पर कलई कर देंगे तो बाहरी भाग से परावर्तन होगा। तो इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है, ऐसे भी दोनों का चित्र बना सकते हैं एक ही तरह से। बस कलई क्या कर दीजिए, एक को अंदर से कर दीजिए और एक को कर दीजिए बाहर से। बस अंतर ये है कि जब मुख्य अक्ष होता है, जो चतुर्थांश होता है, उसमें हमेशा इधर माइनस होता है और वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाती है। इसीलिए कनकेव को हम इस तरह से बनाएंगे और कन्वेक्स को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अब देखते हैं कि वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र वही होता है, दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है उसके केंद्र को, यानी कि यह गोल बिंदु का किसी कहीं पर केंद्र होगा, उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक, और ये हो गया दर्पण का ध्रुव, और ये हो गया केंद्र, वक्रता केंद्र। अब देखते हैं कि मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष, तो दर्पण, गोलीय दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, इस रेखा को कहेंगे मुख्य अक्ष। जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया। और संबंधित इसमें दो परिभाषाएं, जैसे मुख्य फोकस क्या है और फोकस दूरी क्या है। तो मुख्य फोकस बहुत ही आसान भाषा में समझ लीजिए, जैसे कि ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, हमेशा ऐसा होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से यानी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलेगी जरूर। ये हो गई आने वाली किरण। दर्पण से आने वाली जो किरण है ये मुख्य अक्ष से परावर्तन के पश्चात,
चलिए देखते हैं। तो मुख्य फोकस ये हो गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर का मतलब कि उसके एकदम बराबर दूरी से आने वाली। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण के जिस बिंदु से दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ये सारी आने वाली किरणें हैं। और जब परावर्तित हुई तो जिस बिंदु पर मिली उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी क्या है? तो मुख्य फोकस और ध्रुव, इसको कहते हैं ध्रुव। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। आई होप यह सब क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये सारे सिलेबस आपके बोर्ड पेपर में है, वही मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अधिक कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला क्या है कि जब ये अवतल दर्पण हो गया, और अवतल दर्पण का मतलब होता है कि उसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए। और जब उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया गया, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। जब ये मुख्य अक्ष हो गया तो इसलिए हो गया दर्पण का ध्रुव। तो आने वाली किरणें, मान लीजिए कि वस्तु को अनंत पर रखा गया कहीं उधर, तो पहला नियम ये है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पर रखा जाता है, अवतल दर्पण के सामने, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है। जितने भी सारी किरणें आएगी वो मुख्य फोकस से ही आ जाएगी, जो भी उसके समानांतर आई है। तो ये हो गया आने वाला, और ये जा रही है सारी किरणें वापस, ये भी आ रही है, ये आने वाली किरण है। परावर्तित यहाँ से हुई तो परावर्तित किरण, और ये सभी जहाँ पर मिली वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि मैं प्रतिबिंब की परिभाषा में आप लोगों को बताया था। तो अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश दर्पण के मुख्य फोकस पर आकर मिलता है। यानी कि इसका बताएंगे कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, यह है मुख्य फोकस पर कैसा बनता है? वास्तविक हमेशा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक और उल्टा, लेकिन अत्यंत छोटा बनता है, अत्यंत छोटा। पहला में अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनता है, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और अत्यंत छोटा बनता है। पहला क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर है कि जब किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, इस बार रखेंगे वक्रता केंद्र से दूर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वक्रता केंद्र सी हो गया और यहाँ पर हो गया आपका एफ। तो वक्रता केंद्र से जब दूर रखेंगे, मान लीजिए कि इधर वस्तु को रखा गया, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें जाएगी समानांतर, क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली तो किरणें तो वक्रता केंद्र पर ही चले जाएगी। यहाँ पर वक्रता केंद्र से नहीं जाया जाता है। जो किरणें आती है, जब हम वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे तो जो किरणें आएगी, देखिए यहाँ पर ये हो गया, जैसे कि एक और चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे ये हो गया, तो ये हो गया अवतल दर्पण, क्योंकि बाहरी भाग पर कलई कर दिया गया, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। जब हम लोग यहाँ पर मान ले रहे हैं केंद्र और यहाँ पर मान लिया जाए फोकस, जब केंद्र से दूर रखा गया तो मुख्य समानांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें समानांतर हो जाती है। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा इधर दूर बनेगा, जैसे कि चित्र में थोड़ा नहीं हो पाया, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? दूर बनेगा। यानी कहाँ बना? ऐसा जब किसी वस्तु को प्रतिबिंब दूर नहीं बना, यहाँ पर बना इस तरह से। रुकिए, एक और चित्र के माध्यम से मैं बना रहा हूँ, देखिए इसको। जैसे कि ये हो गया अवतल दर्पण, थोड़ा चित्र क्लियर नहीं बन पा रहा है, तो देखेंगे ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। जब ये इसका मुख्य अक्ष हो गया तो यहाँ पर मान लीजिए केंद्र और यहाँ पर फोकस। तो जब वक्रता केंद्र से हम लोग वस्तु को दूर रखें तो ये जैसे ही टकराई मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जो मुख्य फोकस से होकर गई वो पुनः क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। अब इसका जो प्रतिबिंब बना, कहाँ बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यही इसका प्रतिबिंब है। ये कोई ए बी वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब बना ये उल्टा बनता है, यानी कि ए हो जाएगा, ये भी जो प्रतिबिंब बनेगा ये बी डैश और ए डैश बन जाएगा, ठीक। तो यानी कि उल्टा बन गया। तो ये भी जो होता है ये वस्तु से छोटा ही बनता है, अत्यंत छोटा बिंदुकार का नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बना है। तो जो वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच बनता है, तथा वह वस्तु से छोटा, और वही भी स्थिति वास्तविक तो होगा ही और उल्टा भी होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तीसरी स्थिति देखते हैं कि तीसरी स्थिति क्या है। तीसरा स्थिति में होता है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र पर रखते हैं, कहाँ रखेंगे? अब वक्रता केंद्र पर, सी पर, यहीं पर रख दिया गया और ये होगा इसका फोकस। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए कैसे, ये गए मुख्य अक्ष से और मुख्य अक्ष से ही वापस आ गई, और फिर ये जाएगी मुख्य फोकस से और इसके कहाँ हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी।
ठीक। तो इसलिए हम लोग देखें कि इसका जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पर बना, यहीं पर बना। तो इस तरह से इसको बता सकते हैं कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर। तो जब किसी भी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर, इस समय बराबर बनेगी, और जो रहेगा वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। चौथी स्थिति देखते हैं कि क्या होता है। चौथा स्थिति में होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण के सामने अब तो इधर से रखे पहले अनंत पर, फिर वक्रता केंद्र से दूर, अब रखते हैं कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। ये हो गई चौथी स्थिति, यहाँ पर वस्तु को रखा गया। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो इस तरह से आएगी समानांतर, तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक। और फिर जो फोकस से होकर जाएगी वो इसके क्या हो जाएगी, समानांतर। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र से दूर। तो बताएंगे कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर वास्तविक ही बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। ये हो गई चौथी स्थिति। पांचवी स्थिति पर चलते हैं कि पांचवी स्थिति क्या होती है। पांचवी स्थिति में बताएंगे कि जब किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए, अब कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर ही रखेंगे। ये हो गया एफ। अब मुख्य फोकस पर यदि किसी वस्तु को रखा गया तो उस समय जो दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, क्योंकि मुख्य समांतर आने वाली इधर से चली जाएगी और भी जो किरणें आएगी इधर से इस तरह से जाएगी, तो ये दोनों जाकर कहीं इधर अनंत पर मिलेगी। यानी कि पांचवी स्थिति में बताएंगे कि मुख्य फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, कहाँ पर, अनंत पर, वास्तविक तो बनता ही है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, यानी कि बड़ा बनता है। बस ये रखिए, ठीक। अब एक लास्ट स्थिति है जिसको छठवां स्थिति कहा जाता है अवतल दर्पण के लिए। तो इसमें ये होता है कि जैसे कि ये मान लीजिए कि अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण जैसे ही ये हुआ तो इसमें हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। मुख्य फोकस और जब ध्रुव के वस्तु के बीच रखेंगे तो यहाँ से समानांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जो मुख्य फोकस से यानी कि फिर और भी समानांतर किरण आएगी तो इधर ही से जाएगी। जैसे कि और यहाँ से ले लेते हैं, जैसे कि ये भी जाएगी तो इधर से जाएगी। अब ये दोनों जो मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है तो उधर तक प्रकाश जाएगा नहीं, इसलिए ये जो दोनों जो प्रतिबिंब बनता है ये इधर बनता है, यानी कि दर्पण के पीछे। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि देखिए वस्तु इतना छोटा था और ये इतना बड़ा बना, वस्तु से बहुत बड़ा। यही था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं छह स्थिति को कि क्या क्या होता है। पहला स्थिति इसमें होता है कि जब दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर, वास्तविक, उल्टा और अत्यंत छोटा। दूसरा स्थिति है कि जब अनंत पर रखने के बाद अब थोड़ी सी नज़दीक आएंगे, यानी वक्रता केंद्र से दूर। जैसे ही वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरी स्थिति हम लोगों ने देखा कि वक्रता केंद्र पर ही रख दिया, क्योंकि अभी वक्रता केंद्र के दूर रखे थे, तो तीसरे नंबर पर वक्रता केंद्र पर ही रख दिया गया। जैसे हम लोग वक्रता केंद्र पर रखे उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना और वस्तु के बराबर बना, उल्टा बना और वास्तविक बना। चौथा स्थिति है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दिया गया तो उस समय इसका प्रतिबिंब जो बना वो वक्रता केंद्र से दूर बना, क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक लेंगे वैसे वैसे दूर बनता जाएगा। पांचवी स्थिति थी कि फोकस पर ही रख दिया गया, तो उस समय कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर, क्योंकि अनंत पर रखा गया था तो बना था फोकस पर, एक दूसरे के उल्टा है। अब छठवीं जो स्थिति है, छठी स्थिति में यही बताया गया कि छठवीं स्थिति ये है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया जाए, और जैसे ही फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया तो इसका जो प्रतिबिंब था वो इधर किरण मिली नहीं, लेकिन प्रतीत हुई इधर मिलती हुई, लेकिन वास्तव में मिल नहीं रही है। तो जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुई वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के दर्पण के पीछे और कैसा, आभासी, सीधा और बहुत बड़ा बनता है। तो इस तरह से ये अवतल दर्पण का हमारा 6 कंडीशन
कंप्लीट हो गया। यदि आपके बहुविकल्पी में आता है कि अवतल दर्पण में किस स्थिति में सब आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वो एक ही स्थिति है, छठवीं स्थिति, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसी समय केवल प्रतिबिंब बनेगा कैसा, आभासी, सीधा और बहुत बड़ा। चलिए आगे देखते हैं अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए कुछ भी नहीं है, केवल एक ही चीज़ है। जैसे कि ये मैं उत्तल दर्पण बना दिया, तो उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ यही चीज़ है कि जैसे ही मैं यहाँ पर मुख्य अक्ष रखा तो इधर कहीं भी वस्तु को रखा जाए। इसका तो वक्रता के अंदर मुख्य फोकस इधर रहेगा, इसलिए इधर कहीं पर भी हम वस्तु रखेंगे तो इस तरह से प्रकाश जाएगा परावर्तित होकर के, ठीक। और जो केंद्र से जाएगा, इधर केंद्र है वक्रता केंद्र इसका, तो इधर सी से जो होकर जाएगा, और इधर से जो यहाँ पर कहीं पर इसका मुख्य फोकस है तो यहाँ से होकर यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये मिलता हुआ प्रतीत होगा लेकिन वास्तव में मिलेगा नहीं। तो जो इसका प्रतिबिंब बना और फोकस और ध्रुव के बीच बना, तो इसलिए जो इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के किसी भी स्थिति में कहीं पर वस्तु रखेगा, यहाँ कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच इसका प्रतिबिंब बनता है। यह था अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज बाय कन्वेक्स मिरर। आई होप दिस इज क्लियर हो गया होगा ये सभी। अब एक हेडिंग बचा है, वो है दर्पण का उपयोग। इसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब अवतल दर्पणों का उपयोग, तो दर्पण के उपयोग में दोनों का देख लेते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में सीधे हम यही बताएंगे कि यह जो प्रतिबिंब बनाता है, जब हम आप लोग को स्थिति दिखाया मैं कि जैसे कि ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब बाहरी भाग पर कलई कर दिया जाए, तो इसके जो यदि हम इसके मुख्य फोकस एफ और ध्रुव के बीच यदि वस्तु को रखते हैं तो उस समय वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ पर रखेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। तो इस समय जब बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इस समय आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इधर बनता है दर्पण के पीछे। तो इस वजह से अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। आप लोग समझ चुके होंगे दाढ़ी बनाने में कैसे, क्योंकि उसमें जो प्रतिबिंब है वो बड़ा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। क्या है कि उसको फोकस और ध्रुव के जब हम बीच रखेंगे वस्तु को, यानी कि जब हम किसी अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच होंगे, हम ही जब स्वयं होंगे, तो ये क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और उसी बड़ा बनने के कारण पहला इसका उपयोग हो जाएगा दाढ़ी बनाने में। आप आसानी से बता सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग कान, नाक, आँख आदि के इलाज में उपयोग किया जाता है। कैसे, कान में कुछ हो गया, उसको बड़ा देखना है, तो बड़ा तो सिर्फ किससे दिखेगा, अवतल दर्पण से, तो इसलिए वहाँ पर भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का मतलब यह है कि प्रकाश को ये बिखेर देता है। जैसे मान लीजिए कि इधर से गया तो इधर चला जाता है, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ से प्रकाश आएगा तो फिर इधर बिखर जाएगा, तो प्रकाश को ये बिखेर देता है। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे ही बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि उत्तल दर्पण प्रकाश को बिखेर दे रहा है, इसलिए इसका पहला उपयोग हो जाएगा कि प्रकाश को विस्तृत करने में इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग प्रकाश को विस्तृत करने में लैंपों में किया जाता है। लैंपों में, विद्युत लैंप जो होते हैं उन लैंपों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग हो गया है, चूँकि यह प्रकाश को बिखेर रहा है लेकिन जो इसका प्रतिबिंब बनता है, अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब कम ही दूरी में, कम ही स्थान लेता है और उसी में बन जाता है। यानी कि गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है, बगल वाले शीशे के रूप में, साइड के मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि पीछे का बहुत सारा जो क्षेत्र होता है, वो बहुत सारा क्षेत्र का प्रतिबिंब उसमें थोड़ा सा में ही बन जाता है। तो इस तरह से यह हमारा चैप्टर समाप्त होता है। यदि चैप्टर में कहीं पर भी आप लोग का डाउट है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और इसमें उसका हर तरह से समाधान करने का प्रयास किया जाएगा और आपका कमेंट पर विचार जरूर किया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। और वीडियो को अंत तक ही देखिए, उसको बीच में न छोड़िए, अन्यथा आपको कहीं पर समझ में नहीं आ सकता है। थैंक यू, जय हिंद।